हेलो बच्चा लोग, तो दिस इज अवर लास्ट एंड फाइनल वीडियो। आई थिंक एक वीडियो और बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। मैं आज बताने वाला हूँ आपको अल्फ़ा बीटा गामा डीके क्या होता है, फुल डेप्थ के साथ, फुल कंसेप्ट के साथ। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो और बनाऊँगा जिसके बारे में न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करूँगा। तो तब तक एंजॉय कीजिए और फिजिक्स का मज़ा लीजिए। तो देखो बच्चा लोग, अल्फ़ा बीटा गामा डीके, डीके मतलब होता है 6। तो सुनो, अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है रेडियोएक्टिव क्या होती है। मैंने बताया था कि अल्फ़ा बीटा गामा कब निकलता है। बेकुरल एक नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि जब यूरेनियम उसने काले कागज़ में लपेटा था तो सामने एक प्लेट थी, उस प्लेट के सामने एक फोटोग्राफी फ्रेम थी। उस यूरेनियम से कुछ ऐसे अदृश्य विकिरण निकली थी जो चांदी की फ्रेम थी, जो भी जिसकी भी फ्रेम थी, जिसका पर्दा लिया हुआ था, तो वो पर्दा जो भी फ्रेम थी वो क्या हुई, उस पर काले काले धब्बे बन गए। वो पता चला बाद में कि जो यूरेनियम था कुछ उससे अदृश्य विकिरण निकल रहे थे। दैट्स वाई जो पर्दा था, जो फ्रेम थी, उस पर काले काले धब्बे बन गए। फिर पता चला कि जो यूरेनियम होता है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, मतलब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो अपने से अल्फा बीटा निकालता है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा वेव निकालता है। अल्फा और बीटा कभी दोनों एक साथ नहीं निकलते। जब अल्फा निकलेगा तो गामा वेव 100% निकली। जब बीटा निकलेगा तो इसके साथ भी गामा वेव निकलेगी। दोनों कभी एक साथ नहीं निकल सकते। तो इतनी बात चमकी है तो आगे देखो। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अल्फा 6 के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फा डीके। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? अल्फा डीके। तो समझो, असल में जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम का क्या होता है, हीलियम का ही अणु होता है, या जिसको हीलियम का ही कण होता है, एटम होता है 2He4, जिसका मास मैं लिख देता हूँ। मास कितना होता है? 4। ठीक है। और एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक। इतनी बात चमकी थी। इस पे जो चार्ज होता है, चार्ज की बात कर लेते। चार्ज बोले तो आवेश। वो क्या होता है बच्चा लोग? 2E होता है ना, इलेक्ट्रॉन का दुगना, क्योंकि इसके पास दो क्या है, एटॉमिक नंबर, दो प्रोटॉन है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक हो गया, एटॉमिक मास हो गया। ठीक है। इसको लिखने का तरीका एक तो ये है, या फिर सिंबल ले लो अल्फा, जैसे इस सिंबल से इसको लिखा जाता है। ठीक है। या फिर इसको 2He4 ऐसे लिख सकते। अब जब अल्फा 6 होता है, सुनो, जब अल्फा 6 होता है, मान लो आपके पास कोई कंडीशन है, जो मैं कंडीशन लेके चलता हूँ। मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, ये इसका परमाणु क्रमांक या इसकी द्रव्यमान संख्या। जब अल्फा 6 होता है, तब आपको पता है एक हीलियम अणु बाहर निकलता है, प्लस में एक वाई एलिमेंट बाहर आता है। क्या आता है? वाई एलिमेंट बाहर आता है। जब अल्फा 6 होता है तो एक हीलियम का अणु निकले, हीलियम का कण या जो बोलते पार्टिकल, वो तो 2He4 तो निकल गए, अल्फा कण उत्सर्जित हो गया, वो तो बाहर निकल गया। प्लस में वाई आता है। अब वाई क्या होता है वो देखना है। अब सुनो जरा आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी थी क्या, कि जो नाभिकीय विक्रियाएं होती है उनमें आवेश संरक्षित रहता है। आवेश कैसे रहता है? संरक्षित, यानी चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज कैसे रहता है? कंजर्व्ड। चार्ज कैसे रहता है? कंजर्व्ड। मतलब अगर यहाँ पे जड है तो इस पूरे पे कैसा चार्ज होना चाहिए? जड होना चाहिए। अब आपको पता है 2 बाहर निकल गया, तो जब वाई जो निकलेगा उसका Z-2 करना पड़ेगा, और एटॉमिक मास A-4 हो जाएगा। एटॉमिक मास कितना हो जाए? A-4। अब Z-2 प्लस 2, Z-2 प्लस 2। अब जब दोनों को ऐड करोगे, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ Z बचेगा। तो इस पूरे पे भी कितना Z चार्ज, और इस पे भी कितना चार्ज? Z चार्ज। तो मतलब ये चीज़ों को फील करना पड़ेगा, रटना नहीं, ये फील करना है, कंसेप्ट के साथ समझना है कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें चार्ज कंजर्व रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। जितना यहाँ पे आवेश था उतना ही यहाँ पे आवेश होगा। यहाँ पे Z आवेश है तो इस पूरे पे भी कैसा आवेश होगा? Z। 2He4 बाहर निकल गया। अब 2 में से क्या माइनस करूँ? जो चीज़ें बाहर निकाल दी, तो Z-2, Z में से क्या माइनस करूँ? 2, तो इसका द्रव्यमान संख्या A-4। यानी जब अल्फा 6 होता है तो एटॉमिक मास
A-4 यानी 4 स्थान पीछे खिसक जाता है, और जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। तो ये Z-2 होता है। प्लस में इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी निकलती है, क्यू अमाउंट की हीट मान लेते हैं, अभी नहीं पता है कितनी निकलती है, एग्जांपल दूँ तो समझ में आ जाएगा कितनी अमाउंट की हीट निकलती है। मान लो क्यू अमाउंट की एनर्जी कुछ बाहर निकलती है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो मास भी डिफेक्ट होता है। एएमयू के अंदर थोड़ा बहुत मास भी डिफेक्ट होता है, मास में भी कमी होती है, जिसे हम द्रव्यमान शक्ति बोलते हैं। तो जब भी अल्फा 6 हुआ तब क्या हुआ, सुनो अच्छे से, कि 2He4 है, ठीक है। अल्फा कण बाहर निकलेगा। अब जो वाई एलिमेंट बचा है, उस वाई एलिमेंट का क्या होगा, Z है, जितना चार्ज यहाँ पे उतना चार्ज यहाँ पे होना चाहिए, तो Z-2 A-4। क्या इतनी बात चमकी। अब सुनो जरा, एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, फिर और अच्छे से बेटर समझ में आएगी ये चीज़ें। जरा देखना, आपके पास एग्जांपल है, मान लो यूरेनियम 92 236, इसका अल्फा 6 हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है, तो मान लो इसे 2He4 हीलियम है जो बाहर निकल गया, प्लस में अब सुनो, जो वाई एलिमेंट बचेगा वो थोरियम होगा, क्योंकि अब जो वाई एलिमेंट बचेगा उसमें Z-2 यानी Z-2 यानी 92 - 2 कितना होगा, 90। A-4, अब A किसका है, 236 -4 करोगे तो 232, इतना होगा। अब सुनो, अब आपने एक चीज़ देखी, जब मैंने एक ग्राफ बताया था, इस साइड में न्यूट्रॉन लिखे थे, इस साइड में प्रोटॉन लिखे थे, तो ये ग्राफ ऐसा आया था। इस लाइन पे जो एटम, जो न्यूक्लियस आ रहे थे, उनके स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, वो स्थायी थे, क्या थे, सही से। और इस लाइन के अगल बगल ये डॉटेड लिख रहा हूँ ना, ये जो न्यूक्लियस आ रहे थे वो अनस्टेबल थे। क्यों थे अनस्टेबल, क्योंकि इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं थी। क्या नहीं थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं थी। जो इस लाइन पे लाई कर रहे थे, जो इस लाइन पे आ रहे थे, वो तो न्यूक्लियस स्टेबल थे, बाकी न्यूक्लियस स्टेबल नहीं थे। अब सुनो जरा, अब देखो एक चीज़ देखो, अब इस 92 यूरेनियम में अगर मैं न्यूट्रॉनों की संख्या पता करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 236 - 92, ठीक है, तभी तो पता चलेगा। ये 4 आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा, 3 13 ऐसे, ठीक है, ये 4 144, तो कितने न्यूट्रॉन इसके पास, 144 न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन कितने इसके पास, 92 प्रोटॉन है, ठीक है, क्योंकि N/P करेंगे ना, न्यूट्रॉनों की संख्या बटे प्रोटॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन 144, प्रोटॉन इसके पास कितने, ठीक है। अब इसमें देखो, टिक टॉक, हाँ देखो, इसमें प्रोटॉन कितने, 90, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो 232 - 90 कितना बचेगा, 2, ये 4, ये 1, ये 142 बटा में 90, यानी न्यूट्रॉन की संख्या बटे प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। अब इन दोनों का जब इसमें डिवाइड करें तो ये लगभग 1.5 आएगा, कितना आएगा, 1.5। इसको जब डिवाइड करोगे तो 1.6 आएगा, कितना आएगा, 1.6। अब देखो जरा, यहाँ पर 1.5 है, इधर क्या है, 1.6 है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो लगभग सेम मिल रही है, इस 44, इधर 42, इधर 90, लेकिन इनका रेशियो तो बढ़ रहा है। यहाँ 1.5 आ रहा है और यहाँ क्या रहा है, 1.6 आ रहा है, मतलब रेशियो बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का क्या बढ़ रहा है, रेशियो। तो इस साइड में जो पार्टिकल थे, जो न्यूक्लियस थे, वो अल्फा डीके कर रहे थे। कौन सा डीके कर रहे थे, या कौन सा 6 कर रहे थे, अल्फा 6, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कम थी और वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, रेशियो बढ़ रहा है ना, 1.5 से 1.6, यहाँ रेशियो बढ़ रहा है। क्या इतनी बात चमकी है, तो आगे देखो, इतनी बात चमकनी चाहिए। जब अल्फा 6 होगा तब क्या होगा, जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो 2 स्थान पीछे और द्रव्यमान संख्या 4 स्थान पीछे खिसक जाएगी, तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। इसमें हम पढ़ेंगे आगे, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और कितना मास डिफेक्ट होता है उसकी भी बात करेंगे। तो ठीक है, आगे देखो, चलो हमारा पॉइंट नंबर 4 लगाते हैं। संवेग पता करेंगे, किसका संवेग कितना है, ठीक है, संवेग पहले ही देख लेते हैं। मान लो अभी आपके पास कोई x एलिमेंट था ये, अब जैसे ही अल्फा 6 हुआ, क्या हुआ, अल्फा 6 हुआ, तो मान लो अल्फा 6 जब होता है तो एक तो अल्फा पार्टिकल निकलता है छोटू सा, एक वाई पार्टिकल निकलता है बड़ू सा। अब जैसे ही सुनो,
ये वाई पार्टिकल तो आगे जाएगा वी वेलोसिटी से, इसको वी वाई बोलते थे, ये पीछे जाएगा वी अल्फा वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? वी अल्फा वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? वी अल्फा। अब जाएगा कैसे समझो, आपके पास 100 रुपये, क्या 100 रुपये, अब आपको आपके घर वालों ने 100 रुपये दे दी, तो अब क्या हुआ, अब आप हो गए एक्साइटेड, यार 100 रुपये मिल गए, मैं तो ये खाऊंगा, मैं ये लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा। तब एक्साइटेड हो एक्साइटेड होने की कंडीशन में आप चले गए दुकान के पास, दुकानदार के पास, वहाँ से बोला इतने रुपए की चीज़ दे दे, आपने 20 रुपये की चीज़ ले ली मान लो, ठीक, मुझे पता है तुम नलायक को 100 की लोगे, एग्जाम्पल के लिए समझो आप 20 रुपये की चीज़ ले ली। अब बचा कितना उससे? 80। अब जो 100 था वो तो रहा ही नहीं, अब 100 था वो रहा ही नहीं, वो 100 क्या बन गया, आपके पास बचे 80, 20 की आपने चीज़ खा ली। तो यही तो इसी कंडीशन है। अब x से जब अल्फा निकल गया तो x तो बचा ही नहीं, x तो बचा ही नहीं, x से अल्फा निकला, जो x था वो y बन गया, x से अल्फा निकला, अब अल्फा तो x तो बचा ही नहीं, और जो x था वो y बन गया। यही चीज़ बताने की बात थी तो ये जाएगा कुछ वेलोसिटी से, जैसे मान लो इसे अल्फा निकला, ठीक है, y बन के अल्फा निकला, y क्या करेगा, अल्फा को पीछे की तरफ धकेलेगा और y खुद आगे जाएगा। तो मोमेंटम यहाँ देखते हैं कि स्टार्ट में जो मोमेंटम है, स्टार्ट में जो संवेग है p इनिशियल, प्रारंभिक संवेग p इनिशियल लिख देता हूँ, वो 0 है। कितना है? 0। p इनिशियल बराबर 0, क्योंकि इस पे अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रही है ना। संवेग संरक्षण नियम क्या कहते हैं? बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग संरक्षित रहता है, तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर ही नहीं, सारी की सारी इंटरनल फोर्सेज है। तो इंटरनल फोर्स की वजह से आपको पता ही है, तो कोई फोर्स वर्क कर ही नहीं रही यहाँ पे। अब देखो इसका मोमेंटम पता करें पी अल्फा का, तो p बराबर एम वी होता है, तो एम अल्फा वी अल्फा। इसका मोमेंटम पता करें पी वाई का, एम वाई वी वाई, ठीक है। अब आप लिखो कैसे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो p इनिशियल p अल्फा, ठीक है, बराबर पी वाई। अगर इनका मैग्नीट्यूड ले लें हम, पी अल्फा पी वाई, कैसे लिखोगे? एम अल्फा वी अल्फा, एम वाई वी वाई। तो ये है मोमेंटम कंजर्व। जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो इस पूरे को मान लो आप पी, क्या मान लो? पी। ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करी, पी अल्फा पी वाई बराबर आप मान लो पी, क्योंकि जितना मोमेंटम यहाँ पे उतना मोमेंटम यहाँ पे, तो स्टार्ट में पी आई है, तो उस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं द्रव्यमान स्थिति की बात करूँ, अगर आपको द्रव्यमान स्थिति पता करनी हो इसमें, जरा देखो क्या करोगे, आपने इक्वेशन लिखी थी, कैसी इक्वेशन लिखी थी कि आपका x था ऐसे ऐसे, ठीक है, ये अल्फा 6 हुआ, क्या हुआ? अल्फा 6। तो इससे अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा करने से डायरेक्ट लिख देते, अल्फा कर निकला, थोड़ा इसको ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, पी अल्फा वी अल्फा, एम अल्फा, इधर एम वाई वी वाई, ठीक है, प्लस में जो y एलिमेंट निकला a माइनस जेड माइनस 2 a माइनस 4, ठीक है, 2 को थोड़ा 2 बना। तो मास डिफेक्ट कैसे लिखते हो? डेल्टा m से लिखते हो आप, तो x का मास, ठीक है, मास ऑफ x, इसको ऐसे लिख दो, मास ऑफ x माइनस जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास, प्लस में जो y पार्टिकल है उसका मास। डेल्टा m कैसे निकालोगे? इसका मास माइनस इसका मास प्लस इसका मास, इन दोनों के मास को ऐड करना है, फिर ये निकलेगा। डेल्टा m निकलने के बाद तो आप क्या निकालोगे? डेल्टा E बराबर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। कैसे निकाले? तो डेल्टा E बराबर डेल्टा m क्या है आपके पास? एक्स एम माइनस अल्फा एम प्लस वाई एम, सी स्क्वायर की जगह आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना है। अगर सी स्क्वायर करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू आती है बहुत छोटे आती है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो 931 से मल्टीप्लाई करना, ये छोटी सी बात थी, ठीक है। अब आगे देखो, अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं हम। गति जुड़ जाओ। अब इसकी एनर्जी लिखोगे आप, कैसे लिखोगे काइनेटिक एनर्जी? आप क्या लिखोगे? के काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई,
यही तो बना था, एक्स था हमारा, जेड था, इधर ये था। इस पे जब अल्फा 6 हुआ तब क्या बना, एक तो हमारा अल्फा पार्टिकल बना, प्लस में एक वाई एलिमेंट मिला। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है लगभग दोनों भागों में डिवाइड होगी, अल्फा पार्टिकल के पास जाएगी क्योंकि वो हल्का है, तो मास इसका कम होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को लिखते हो। अब एक बात बताओ, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m v²। अब इस इक्वेशन में ऊपर नीचे में m का मल्टीप्लाई करा दूँ, m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूँ, m v², ये भी m² होगा, नीचे आएगा m। ठीक है, तो आपको पता है p बराबर क्या होता है, mv होता है। p बराबर क्या होता है, mv, क्योंकि ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई करा है तो ये m² नीचे m। p बराबर क्या होता है, mv, तो यहाँ m² v² है, तो इधर क्या होगा, p² होगा ना, इसका स्क्वायर करोगे तो p² बराबर m² v²। तो m² v² की जगह आप क्या रख सकते हो, p²। तो काइनेटिक ऑफ एनर्जी क्या आएगी, p² बटा में। तो मोमेंटम के रूप में काइनेटिक का फॉर्मूला ये आया। तो जरा इस क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं क्या होगा। अगर हमें अल्फा पार्टिकल की जाए तो पी अल्फा एम अल्फा, कैसे लिखोगे इसको आप, तुम लोगे पी अल्फा स्क्वायर एम अल्फा। इसमें कैसे लिखोगे, पी वाई स्क्वायर 2my। अब आपको पता है पी अल्फा बराबर पी वाई, आपने पी लिया था, इधर क्यू है, पी अल्फा पी वाई बराबर आपने क्यू लिया, पी लिया था, तो जहाँ पी अल्फा पी वाई वहाँ पी लिख दो डायरेक्ट। तो क्यू बराबर क्या मिलेगा आप लोगों को, p² बटा में 2m अल्फा प्लस में p² बटा में 2m वाई m के चरणों में y। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2m अल्फा m वाई, तो इधर क्या बचेगा, इसको इसमें डिवाइड करोगे तो p² m वाई प्लस p² m अल्फा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इधर क्या आएगा 2m अल्फा m वाई क्यू, इधर p² कॉमन ले लो, क्या बचेगा m वाई प्लस m अल्फा। ठीक है, m वाई m अल्फा। अब इसको इसमें डिवाइड कर दो, जरा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो p² बराबर हमारे पास क्या आएगा, 2m अल्फा m वाई क्यू बटा में m वाई m अल्फा। तो ये आ गया हमारे पास p²। क्या आ गया, p²। क्या आ गया बच्चा लोग, p²। अगर मैं इस इक्वेशन में p² की वैल्यू रख दूं, k बराबर 1/2 p² बटा m, तो इसमें p² की वैल्यू रख दूं, m अल्फा के m अल्फा रख दूं, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी आएगी, जरा देखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। अब के ई बराबर p² बटा में 2m, p² बटा में 2m। अगर p² की वैल्यू रखते हैं m अल्फा मान के इसको, अल्फा पार्टिकल की, क्योंकि सारी की लाइव काइनेटिक एनर्जी इसके पास जाएगी, तो 2m अल्फा m वाई क्यू बटा में 2 m वाई प्लस m अल्फा मल्टीप्लाई क्या है m अल्फा। तो m अल्फा से m अल्फा 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या आएगी, m वाई प्लस m अल्फा इंटू क्यू। तो ये काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है हमारे पास अल्फा पार्टिकल की, अल्फा 6 के अंदर। अब जरा सुनना कि आपके पास जो वाई एलिमेंट था, मैं फिर से बता दूँ, दोबारा टेंशन मत लो, कि आपके पास जो वाई एलिमेंट था, आपने लिखा ना ऐसे कि x बराबर जेड ए, ये आपका हीलियम था, प्लस y था, उसको आपने क्या लिखा था, z-2 a-4। तो मास ऑफ y क्या है, a-4 है भाई, मास ऑफ y a-4, मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ ये अल्फा पार्टिकल है, इसका 4 है। तो इसकी वैल्यू अगर हम पूरी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सही है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जैसे मिला है ना, ये तो मैंने बताया, उसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला प्रूफ, ये प्रूफ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये प्रूफ है, विद प्रूफ है कैसे किया है चीज़ें। तो आपके पास स्टार्ट में दोबारा बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, एक तो अल्फा पार्टिकल होता है, एक वाई पार्टिकल निकलता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। तो काइनेटिक ऑफ एनर्जी अल्फा, अल्फा जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका संवेग के साथ क्या रिलेशन होता है, p² बटा में 2m,
अब अल्फा लिखा है वो तो मैंने पता है आपको कैसे लिखा है, पी स्क्र बटा में 2m, तो यहाँ पे पी स्क्र अल्फा है तो अल्फा एम अल्फा, पी स्क्र बटा में 2my पी वाई, ठीक है। अब पी अल्फा और पी वाई की जगह हम पी लिख सकते हैं, अभी पीछे की है, तो इसकी जगह पी स्क्र। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2m अल्फा 2my, अब ये इसका इसमें डिवाइड करो तो 2m अल्फा से 2m अल्फा कैंसिल, क्या बचेगा my, इधर 2my है 2my कैंसिल, इधर m अल्फा, इसका इधर गुणा करा दो मल्टीप्लाई, तो 2m अल्फा my क्यू, इधर से पी स्क्र कॉमन आ रहा है, पी स्क्र कॉमन आएगा तो my m अल्फा बचेगा। अब पी स्क्र की वैल्यू निकालनी तो इसको पूरे में डिवाइड कर दो, हाँ तो कोई दिक्कत। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा लगभग अल्फा पार्टिकल के पास जाती है, हम अल्फा पार्टिकल की देख रहे हैं तो पी स्क्र बटा में 2m अल्फा लिखते हैं, पी स्क्र बटा में 2m अल्फा, तो पी स्क्र की वैल्यू यहाँ पे रखो, पी स्क्र की वैल्यू क्या है 2m अल्फा एम वाई क्यू, 2m अल्फा एम वाई क्यू बटा में एम वाई प्लस एम अल्फा, एम वाई एम अल्फा, इधर 2m अल्फा है 2m अल्फा, एम अल्फा से एम अल्फा 2 से 2, क्या बचा एम वाई बटा में एम वाई प्लस एम अल्फा इंटू क्या है क्यू। अब आपको पता है एम वाई क्या मास ऑफ वाई, एम अल्फा क्या मास ऑफ अल्फा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा, मैंने दी है आपको, ठीक है। आगे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एम वाई की जगह मैं काइनेटिक ऑफ एनर्जी अल्फा को कैसे लिखता हूँ, a-4, एम वाई की जगह a-4 प्लस एम अल्फा क्या मास है +4, मल्टीप्लाई में क्या है क्यू, -4 + 4 कैंसिल, क्या बचेगा a-4 बटा में a इंटू क्यू। आपके नोट्स में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला मिलेगा, ये आया कैसे है, ऐसे आया है भाई साहब, क्या इतनी बात चमकी, ये आया कैसे, इस प्रोसेस के थ्रू आया, इतनी बात चमक गई है तो ठीक है। अब आगे देखो, अब अल्फा 6 तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब आप देखो बीटा 6, इंपॉर्टेंट तो यही है इसके अंदर, बीटा 6 को बोलते हैं बीटा डीके। अब सुनो, जो बीटा डीके होता है ये 2 टाइप से होता है, एक तो बीटा नेगेटिव, एक बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव जब होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1e या -1 बीटा पार्टिकल 0। बीटा पॉजिटिव होता है तो इसको लिखते हैं +e या इसको ऐसे लिख दो, ये इनके लिखने का वे होता है कि जब बीटा नेगेटिव होगा तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जब बीटा पॉजिटिव होगा तो पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा। अब एक बात बताऊंगा आप लोगों को, पहले समझा देता हूँ ये चीज़ होती कैसे, पहले स्टार्ट करते हैं बीटा नेगेटिव की बात। मान लो कि आपके पास एलिमेंट है x, उसका परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या a, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है बीटा नेगेटिव 6, मान लो यहाँ से बीटा जब नेगेटिव 6 होता है तो नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब इलेक्ट्रॉन पे मास भाई 10⁻31 होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए उसका मास मैंने 0 कंसीडर किया है। क्या किया है, उस पर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। अब आपको पता है जो वाई एलिमेंट निकलेगा, अभी मैंने एक बात बताई कि जब नाभिकीय विक्रियाएं होती है तो उसके अंदर आवेश कंजर्व रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, तो जितना आवेश यहाँ पे है उतना आवेश यहीं होगा। तो वाई का आप क्या करोगे, इसकी द्रव्यमान संख्या तो ए है क्योंकि यहाँ 0 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए है तो ये ए का ए रहेगा। अब जो परमाणु क्रमांक है उसमें क्या चेंज हो, इधर -1 है, जेड में से क्या चीज़ जोड़े कि जितना जेड है उतना जेड इधर ले जाए, तो जेड +1 क्या आएगा, Z+1, क्यों -1 है इधर, इधर +1 करोगे तभी तो पूरी समीकरण में जेड आवेश रहेगा, क्योंकि -1 + 1 कैंसिल, कितना बचा जेड, इधर भी कितना आवेश है जेड। तो जब नाभिकीय बीटा 6 होता है तो परमाणु क्रमांक एक स्थान बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर एक नंबर इंक्रीज कर जाता है, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो सेम की सेम रहती है, मास नंबर जो होता है वो सेम का सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। प्लस में एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, बताएंगे क्यों निकलता है। एंटी न्यूट्रिनो
पार्टिकल निकलता है, प्लस में कुछ अमाउंट की ऊर्जा भी निकलती है, कुछ अमाउंट की एनर्जी भी बाहर निकलती है। इस पार्टिकल को बोलते हैं एंटाई न्यूट्रिनो। अब ये क्यों निकलता है, इसका रीज़न क्या है, वो सब बताएंगे। तो शांति बना के रखो, ठीक है। क्या इतनी प्रोसेस है। अब इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो आपके पास C6 12 है, C6 14 मान लो, 13 मान लो, 14 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे मान लो बीटा नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, बीटा नेगेटिव। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल ही गया, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल ही गया। अब बीटा नेगेटिव इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसमें क्या होगा, 6 में एक जोड़ना ऐड करना पड़ेगा। तो जो Y निकलेगा आपका नाइट्रोजन होगा 7n14, प्लस में क्या निकलेगा, एंटाई न्यूट्रिनो, प्लस में कुछ अमाउंट की हीट निकलेगी। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं बीटा नेगेटिव इक्वेशन। अब सुनो जरा, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन। यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन। यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है, 14। 14 माइनस 7, 7 न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने, 8, ये कितना, 6। तो ये आएगा 1 पॉइंट, ठीक है, 1.3 समथिंग, 1.3 समथिंग आएगा। अब जब इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 14, ठीक है, न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का रेशियो 7/7, ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे रेशियो घट रहा है, क्या कर रहा है, रेशियो में कमी आ रही है। इधर न्यूट्रॉन थे, इधर प्रोटॉन थे। तो ये इक्वेशन थी, ये लाइन थी हमारी कुछ ऐसी थी। इस लाइन पे जो आ रहे थे वो स्टेबल, इस लाइन के इधर उधर आ रहे थे वो अनस्टेबल। तो यहाँ पे रेशियो कम हो रहा है, मतलब इस साइड के जो है वो बीटा नेगेटिव करते, क्या करते, क्योंकि रेशियो घट रहा है। इस साइड के जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो उनका कम हो रहा है। तो इस साइड के जो एटम होंगे वो किस टाइप के 6 को दर्शाएंगे, बीटा नेगेटिव 6 को, क्योंकि यहाँ पे रेशियो घट रहा है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो घटाना चाहते हैं, इस साइड के जो न्यूक्लियस आएंगे वो क्या करेंगे, बीटा नेगेटिव 6, क्या करेंगे, बीटा नेगेटिव। इतनी बात चमकी। ये एंटाई न्यूट्रिनो कैसे आया सब बताएंगे, जरा सुन लो अच्छे से, देखो पहले तो। एक बात बताओ मुझे ज़रा, ठीक है। अभी आपने बोला सर कि जब बीटा नेगेटिव होता है, ठीक है, उसके अंदर ये जो आप एग्जाम्पल लिखा था आपने, बीटा नेगेटिव में ये इलेक्ट्रॉन था, ये ठीक है, ये ठीक ठाक बात चल रही है आप लोगों की, ठीक है, यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे ठीक है। तो सर एक बात बताइए मुझे कि सर आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, नाभिक की बात करें, किसकी बात करें, नाभिक। तो नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है, नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया सर, इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं। जरा देखो इस इक्वेशन को, जरा देखो बच्चा लोग, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो। एक्चुअली में क्या होता है कि जब बीटा 6 जब होता है, बीटा 6 चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, उसमें जो नाभिक है या जो परमाणु है वो अपने समभारिक में बदलता है, समभारिक आइसोबार में परिवर्तित होता है, समभारिक में बदलता है। अब इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में बीटा नेगेटिव के अंदर आपको पता है एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, इधर जेड था, इधर जेड प्लस हो गया, मतलब अंदर ही अंदर एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब। अंदर ही अंदर एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है कि मान लो इधर 0 0 n1 है, ठीक है। अब मान लो इसने इलेक्ट्रॉन में कैसे कन्वर्ट होगा, मान लो ये 1p1 हो गया, ठीक है, ये 1p1 हो गया। एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में, क्योंकि यहाँ पे जेड है, इधर Z+1 हो रहा है, मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर एक जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो जरा, एक न्यूट्रॉन इधर है, ये न्यूट्रॉन किस में बना, प्रोटॉन में। अब आपको पता है कि जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है उसमें आवेश कंजर्व रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। तो इधर 0 है
तो इधर 1 है तो 0 तो इधर हुआ ही नहीं, तो 0 के लिए कैसा होगा, -1 करना पड़ेगा। अब इधर 1 1 है तो इधर 0 होना पड़ेगा, तभी सेम रहेगा ना, समभारिक में बदलेगा। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा क्या है, ऐसा इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कौन सा पार्ट है, इलेक्ट्रॉन। तो असल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, असल में क्या होता है कि न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। बीटा नेगेटिव के अंदर एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ये देखो असल में ये हो रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। इतनी बात चमकी, कोई पूछे कैसे बताना है, ऐसे बताना है, ठीक है। ओके, आगे देखो जरा, देखो जरा देखो मुझे तुमसे कुछ चीज़ें थी जो बतानी थी, और भी चीज़ें। हाँ, एक क्वेश्चन बन सकता है कि नाभिकीय बीटा 6 के अंदर जो बीटा पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसमें जो परमाणु या नाभिक किस में परिवर्तित होता है, तो समबारिक में परिवर्तित होता है। किस में, समबारिक में। अभी एंटी न्यूट्रॉन की बात हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, अभी हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। इतनी बात हो गई, मोमेंटम की बात कर लेंगे, इसके एनर्जी की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा की बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसके पास होगी। ये था आपका, ये क्या था, एक्स था, इधर जेड था, इधर ए था, इधर बीटा नेगेटिव हो रहा है, इधर आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन -1, ये 0, प्लस में ये वाई था। इसको हम बीटा पार्टिकल बोलते, क्या बोलते, बीटा कण, ठीक है, क्योंकि बीटा पार्टिकल ही तो। इधर से क्या होगा, Z+1 होगा, ये ए होगा, प्लस में कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, ठीक है। वो तो अभी समझो। अब क्या हुआ, अब आपको पता है कि इनमें से सबसे हल्का कौन होता है। मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उसके थ्रू आप समझ जाना। C614 बीटा नेगेटिव हुआ, -1, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसमें क्या होगा, 7 10 10 10 10 N 10 10 10 10। तो सुनो, ये जो है बीटा कण, क्या है, बीटा कण, बीटा कण। अब एक बात बताओ, ये छोटू सा मोटू हल्का सा, ये मोटू सा, तो तेज स्पीड किसकी होगी, छोटू से की होगी कि मोटू से की होगी, छोटू से। जो हल्का है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस इक्वेशन में सबसे हल्का कौन है, वैसे भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये बीटा कण है। तो लगभग जितनी सारी एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी किसके पास जानी चाहिए, बीटा कण के पास जानी चाहिए, क्योंकि सबसे हल्का है। इधर 7 है, थोड़ी बहुत एनर्जी हो सकता है, मान लो ये जो वाई पार्टिकल है 0.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या समथिंग बता रहा हूँ, इतनी एनर्जी लेके जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो इस पूरी रिएक्शन में इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है, कितनी एनर्जी, इतनी, ठीक है। तो इतनी में से मान लो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो लेके जा सकता है, तो 4 की 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके पास जानी चाहिए, बीटा पार्टिकल के पास, इसको लेके जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हल्का है। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में कुछ अलग ही होता है कि जब 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही थी, तो ये भाई साहब 1 लेके जा रहा था, इस भाई साहब को 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही थी। अब जो 1 बच गई है वो क्यों लेके जा रहा है, अभी तक नहीं पता चला था। फिर और रिएक्शन देखी करके, मान लो फिर अगली रिएक्शन में मान लो यही समथिंग हुआ, मान लो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली, ये भाई साहब मान लो इस बार 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके जा रहा था, ये भाई साहब 0.7, वो जो बचा था वो मान लो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके जा रहा था। फिर भी 5 नहीं हुई थी कि 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कोई और लेके जा रहा था। ये तो 4 लेके गया, अगली कंडीशन मान लो ये 0.7 लेके गया, तो फिर भी 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गायब हो रही थी कि ये भाई साहब एनर्जी कौन लेके जा रहा है। अब पकड़ में नहीं आ रहा था वो पार्टिकल कौन सा, क्योंकि वह अदृश्य पार्टिकल है, उसको देख नहीं सकते, जैसे फोटोन होता है उसको नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन होता है नहीं देख सकते, उनकी मौजूदगी को फील किया जा सकता है। तो ये जो था वो पार्टिकल हाथ में नहीं आ रहा था क्योंकि अदृश्य था। तो बाद में चला के एक ऐसा पार्टिकल, इस पूरी रिएक्शन के साथ एक ऐसा पार्टिकल और निकल रहा है जो ऊर्जा व संवेग, कैसा संवेग, कोणीय संवेग, चक्रण कोणीय संवेग या क्वांटम नंबर को संरक्षित कर रहा है।
इसमें एक ऐसा पार्टिकल निकल रहा है जो इन दोनों चीज़ों को कंजर्व रख रहा है, इन दोनों चीज़ों को संरक्षित रख रहा है। उस पार्टिकल का नाम पता चला बाद में एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो जो जिसको देख नहीं सकते तो पर्दा उठा देंगे, ठीक है। इसको देख नहीं सकते, प्लस में इसका मास है वो भी 0 है। ये उदासीन है, कोई चार्जलेस भी है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये इसकी स्पेशल कंडीशन थी, ठीक है। इसका चक्रण भी बताएंगे आप लोगों को चक्रण +-1/2 होता है, वो सब बताएंगे। तो इन सभी के साथ एक ऐसा पार्टिकल निकला था कि जब एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए बाद में देखा गया कि इनके सब इस रिएक्शन में एक पार्टिकल और बाहर निकला है जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। क्या नाम है उसका? एंटी न्यूट्रिनो। तो एनर्जी को, जो बाकी एनर्जी कौन लेके जा रहा था? ये लेके जा रहा था, ठीक है। इतनी बात चमकी। ओके, अब आगे देखो। जब बीटा नेगेटिव 6 दिमाग में चमका, जब बीटा नेगेटिव 6 होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो आवेश को कंजर्व रखने के लिए Z+1 हो जाएगा। असल में क्या होता है, बीटा 6 नेगेटिव 6 के अंदर एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो। जो न्यूट्रॉन बताया ना, इसके बारे में पाउली ने बताया था, पाउली की न्यूट्रिनो परिकल्पना, ठीक है। अब आगे देखो, बीटा पॉजिटिव 6 जिसको बीटा डीके कहते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ सही दिखाई दे रहा है क्या। एकदम ओके, एकदम ओके, सही चल रहा है। अब देखो, बीटा पॉजिटिव जब 6 होता है तो एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो, जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? पॉजिट्रॉन बोलते हैं। +1 बीटा पॉजिटिव, +1 ई नेगेटिव, 0 0 0 0 0, ठीक है। अब सुनिए कि क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। XZA बीटा पॉजिटिव हो रहा है, तब +1 ई 0, प्लस में जो वाई पार्टिकल निकला। अब आवेश संचित रखना, इधर Z+1 हुआ तो इधर Z-1 होगा, क्योंकि +1 -1 वापस कैंसिल होंगे। इधर ए का ये रहेगा, क्योंकि ये आइसो बार में बदलता है, सम बारीकी में बदलता है, तो जितना बार इधर है उतना ही बार इधर होना चाहिए। प्लस में एक पार्टिकल निकलता है जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो। उसमें एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा था, इसमें न्यूट्रिनो निकल रहा है। क्या ऐसा निकला है? न्यूट्रिनो, जो उसका एंटी कण पार्टिकल भी बोल सकते हैं। कितनी बात चमकी कि जब बीटा पॉजिटिव 6 होता है तो जो वाई एलिमेंट निकलेगा उसका परमाणु क्रमांक एक स्थान नीचे खिसक जाएगा और द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। क्या इतनी बात चमकी? अब इसका एग्जाम्पल देख लो आप लोग, शानदार सा। कौन सा एग्जाम्पल दे? बढ़िया। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बढ़िया सा। कोई एक्स एलिमेंट लेंगे, ठीक है। उसमें बीटा पॉजिटिव 6 होगा, ये +1 हो जाएगा, ये ई होगा, इधर 0 होगा, जो वाई निकलेगा लिख लेते हैं। जैसे ले लें सोडियम का, ले लें सोडियम आता है 11 पर, ये होता है इसका 22। ये मान लो इसमें नियोन निकला, नियोन 10 पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इसका होगा 22। तो इसमें जो परमाणु क्रमांक है वो एक स्थान खिसक गया। क्या खिसक गया? इसमें असल में क्या होता है, देखो मैंने बात बताई कि इसके अंदर एक जो प्रोटॉन था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था। पहले वाले में तो जो एक न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इसमें एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन में। पहले वाले में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। एक प्रोटॉन कम हो रहा है, इधर देखो, इधर एक प्रोटॉन क्या निकाल रहा है, इसमें बाहर क्या निकल रहा है? +1 ई 0 प्लस में, ठीक है, 1p1। एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन में, 0n1। ये देखो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक प्रोटॉन पॉजिट्रॉन बाहर निकाल के किस में कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन में, क्योंकि जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर होना चाहिए, जितना मास इधर है उतना ही मास इधर होना चाहिए। नाभिक के अंदर इसमें एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो बीटा पॉजिटिव की बात समझ में। बीटा नेगेटिव के अंदर इसका उल्टा होता है, और बीटा पॉजिटिव में ये होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, उसमें एक न्यूट्रॉन
प्रोटॉन में। क्या इतनी बात चमकी है? तो ज़रा आगे देखो बच्चा लोग, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। आगे देखिए, अभी इसका एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने बताया था कि जो एंटी न्यूट्रिनो होता है वो क्यों निकाला गया। सकर्ण कोणीय संवेग के बारे में बात कर रहा हूँ। सकर्ण कोणीय संवेग, आपको पता है कि पाउली के अकॉर्डिंग किसी कक्ष में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। विपरीत चक्रण के कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब इक्वेशन देखो, आप x बराबर क्या लिखते हो? जड ए, मान लो बीटा नेगेटिव 6 और पॉजिटिव दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्या निकला? प्लस ई माइनस ई, इधर +1 वाई, मान लो जेड +1 कर देते, इसको ये कर देते। अभी एंटी न्यूट्रॉन नहीं निकल रहा। मान लो इसका कोणीय संवेग +1/2 है। क्या है? +1/2। इसका कोणीय संवेग मान लो -1/2 है, क्वांटम नंबर ऑफ स्पिन। इसका मान लो +1/2 है। अब देखो जरा बच्चा लोग, इधर +1/2, इधर -1/2, इधर एक +/2। ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना +1/2 इधर तो 0 हो गया, अब इधर 1/2 हो गया। तो कोणीय चक्रण कोणीय संवेग स्पिन क्वांटम नंबर अब सही नहीं हो रहा। अगर मान लो उल्टा ऐसा हो रहा है -1/2, अब ये दोनों प्लस के हो गए, मान लो इसे, मान लो कोई भी कंडीशन लेकर सकते। अब इधर -1/2, इधर +1/2, +1/2, 1 हो गया। यहाँ पे आधा है, इधर 1 हो गया। तो फिर भी ये जो है ये मोमेंट कंजर्व नहीं रह रहा, ये संरक्षित नहीं रह रहा। तो इस चीज़ को संरक्षित करने के लिए, अन्य पार्टी करने के लिए, जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। अगर इसका -1/2, इसका +1/2 है, तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा? +1/2 होगा। कैसा होगा? क्योंकि ये तो कैंसिल होगा, आधा बचा, इधर भी कितना बचा? आधा। अगर ये -1/2, ये +1/2, ये +1/2, तो ऑब्वियसली ये -1/2 होगा। कितना होगा? अब ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस माइनस। अब इधर आधा, इधर आधा, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम चक्रण कोणीय संवेग। एक कक्ष में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन भेजे जा सकते। तो इस चीज़ को कंजर्व रखने के लिए एंटी न्यूट्रिनो की खोज हुई। क्या इतनी बात चमकी? क्या बीटा पॉजिटिव आप लोगों को समझ में आ गया? क्या बीटा नेगेटिव आ गया? अब एक चीज़ और देखी गई, वो और बता देता हूँ आप लोगों को। क्या देखी गई? एक बात बताओ मुझे कि जब बीटा पॉजिटिव 6 होता है, क्या होता है? बीटा पॉजिटिव 6 होता है, तो एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में। इसको ऐसे लिख दो, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जरा एक बात बताइए मुझे, इन दोनों में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से मास किसका ज़्यादा है? न्यूट्रॉन का ज़्यादा है। भाई न्यूट्रॉन का वजन थोड़ा ज़्यादा है प्रोटॉन से, मतलब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बन रहा है, लेकिन मास बढ़ रहा है। यहाँ पे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मास इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या हो रहा था? मास में कमी होती थी। अब इस कंडीशन में मास बढ़ रहा है, बीटा पॉजिटिव के अंदर मास बढ़ रहा है। तो ये मास बढ़ कैसे रहा है? ज़रा ये बताइए आप मुझे। क्या आपको पता है? नहीं पता है, चलो बता देते हैं। अब सुनो मेरी बात। एक बात आपने पढ़ी थी क्या? मैंने बताई थी नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में, नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में आप लोगों को, कि नाभिक के पास जो न्यूक्लियस होता है, इसके पास एक एनर्जी होती है जो उसको बांधे रखती है। उस एनर्जी को वो ऑब्जर्व करके अपना मास बढ़ा रहा है। एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में। किसकी वजह से होता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इसके पास एक किचन है एनर्जी का, उस किचन से एनर्जी को चुराता है। एनर्जी बढ़ता है तो मतलब इसका क्या बढ़ रहा है? मास बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? कहाँ से बढ़ रहा है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा की वजह से, क्योंकि वहाँ एक स्टोर है और उस स्टोर में एक्स्ट्रा एनर्जी है। उस एनर्जी को उसने चुराई है और चुरा के अपना मास बढ़ाया है। क्या इतनी बात चमकी है? तो एक चीज़ और देखो, अब सेम टू सेम ऐसा ही एक फिनोमिनल देखेगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रॉब्लम। सेम टू सेम एक फिनोमिना देखा गया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रॉब्लम, या जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, हिंदी में परग्रहण समस्या। इलेक्ट्रॉन परग्रहण समस्या। अब इसमें क्या होता है कि जो हैवी नाभिक होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ,
जो बाहरी नाभिक होते हैं, बाहरी नाभिक, और जिनके के सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सी सेल का, के सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहरी नाभिक होते हैं उनके के सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ दबाव महसूस करता है। कैसा महसूस करता है? दबाव। मान लो आपके पास यूरेनियम है, यूरेनियम का मास नंबर 235 है। अब 235 के जो सबसे ये जो मान लो के एल एम एन, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एकदम पास के वाली सेल के अंदर, अब इसके ऊपर 235 के मास का वजन है। अब समझो ये दब गया, नहीं दब गया, 235 तो इधर इस साइड में, ये जो के सेल वाला इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इस पे 235 का दबाव आएगा तो ऊपर वाले दब जाएंगे, जो सबसे नीचे होगा वो तो दब ही जाएगा। तो वो क्या करता है? दबाव फील महसूस करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मैं बना देता हूँ। ये मान लो नाभिक है, ये मान लो के सेल का इलेक्ट्रॉन है, के सेल का। अब ये दबने की कंडीशन में क्या होता है कि ये नाभिक के इतना पास आ जाता है कि नाभिक के पास आने की वजह से नाभिक का जो आकर्षण बल है वो इसके प्रति बढ़ जाता है, और ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोटॉन है, के सेल दबने की वजह से जो के सेल का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के इतना पास आ जाता है कि जो नाभिक का जो पॉजिटिव चार्ज, नाभिक के पास जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल से वो उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ठीक है, नाभिक के बल की वो रेंज में आ जाता है। जैसे जीभ निकालता है बाहर, और जीभ निकाल के उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और खींच के वो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रॉब्लम। और ये कंडीशन हैवी न्यूक्लियस में होती है। किस में होती है? क्योंकि के सेल का इलेक्ट्रॉन काफ़ी नीचे दब जाता है और वो नाभिक के इतना पास आ जाता है, और नाभिक का जो आकर्षण बल है उसका उसके प्रति बहुत बढ़ जाता है, और इस प्रकार वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और खींच के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रॉन में। अपना मास इंक्रीज कर लेता है। कि अल्फा बीटा आपको समझ में आया। अब लास्टली बात कर लेता हूँ गामा 6 की, उसमें इतनी कोई खास बात नहीं है। अब गामा 6 के अंदर क्या होता है? मान लो किसी एलिमेंट का ZXA का गामा 6 हो रहा है, तो गामा 6 होता है, तो जो एलिमेंट मिलता है Y, इसका जितना परमाणु क्रमांक रहता है उतना ही द्रव्यमान संख्या रहती है। मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना स्टार्ट में थी उतना ही बाद में होता है, क्योंकि ये असल में एक एनर्जी होती है। क्या होती है? गामा एक वेव निकलती है। क्या निकलती है? जो अल्फा के साथ भी निकलती है और बीटा के साथ भी निकलती है। अल्फा बीटा दोनों कभी एक साथ नहीं निकलते। ठीक है, तो गामा 6 का मतलब क्या है? जितना इस पे Z है उतना ही इस पे A होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं, कि मान लो कोई X एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ से मान लो P1 हो रहा है, ये X2 बना, यहाँ से मान लो P2 हुआ, ये X3 बना, यहाँ से मान लो X4 हुआ P3 से। अब मान लो ZX से P1 हो रहा है तो अल्फा, यहाँ पे मान लो बीटा नेगेटिव, यहाँ मान लो बीटा पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ मान लो गामा हो रहा है तो X5 बन रहा है। तो आपसे पूछेगा X2, X3, X4, X5, इसको X1 दे दो, X1, X2, X3, X4, X5 की वैल्यू पता कीजिए, या उसका Z नंबर पता कीजिए, उसकी द्रव्यमान संख्या पता कीजिए, और Z बराबर आपको दे दे कि Z बराबर है भाई साहब 90। कितना है? Z बराबर 90। ठीक है, अब इक्वेशन को करके देखते हैं। ऐसी इक्वेशन मिली X1, इसको ऐसे कैसे रहने दो, Z बराबर क्या है? 90। ठीक है, अब आपको होता है 90 पे क्या आता है? क्या आता है? यूरेनियम आता है। इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 236 होती है। कितनी होती है? 236। अभी इतना लिखना है, और कुछ नहीं करना। अब मान लो यहाँ पे अल्फा 6 हो रहा है। अल्फा 6 आपको पता है जब होता है तब क्या होता है? द्रव्यमान परमाणु क्रमांक 2 स्थान पीछे और द्रव्यमान संख्या 4 स्थान पीछे। तो 90 में से कितना होगा? 92। ये X2 बनेगा, ये कितना होगा? 236 माइनस 4, 232। अब आपको पता है X3 होता है, X3 यहाँ क्या? बीटा नेगेटिव हो रहा है, ये बीटा पॉजिटिव। तो बीटा नेगेटिव होता है तो आपको पता है परमाणु क्रमांक एक स्थान बढ़ जाता है, तो 90 का क्या हो जाएगा? 91। ये X3 का 236 का 236 रहेगा। अब मान लो बीटा पॉजिटिव हो रहा है, क्या हो रहा है? बीटा पॉजिटिव के अंदर पता है एक स्थान पीछे खिसक जाता है, ये वापस क्या हो जाएगा? 90। 90 से 91, 91 से 90, ये वापस क्या अपना X4, ये 236 का 236। यहाँ मान लो गामा हो रहा है, तो गामा के अंदर आपको पता है कोई चेंज नहीं होगा, 90 का 90 रहेगा, 236 सॉरी
232 होगा, आई एम रियली सॉरी बच्चा लोग। 232 232 और 232। तो गामा 6 के अंदर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चा लोग अल्फ़ा बीटा गामा 6 के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। और इससे रिलेटेड कोई और इश्यू हो तो आप कमेंट करके बता सकते। तब तक के लिए जय श्री राम।